guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। साथियों, विजन IAS की PT 365 जो कि इंडियन पॉलिटी की है और ये रहेगी अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक की है। इसे आज मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर जो है वो है इश्यूज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए समझते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं न्यूज़ में, टॉपिक वाइज उनको जानेंगे हम। साथियों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गौर से समझते चलिएगा साथियों। फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा है ये जानते हैं। साइड बाय साइड मैं इसका जो पॉलिटी का 7th एडिशन है वो भी करा रही हूँ, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो क्या है भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखिए न्यूज़ में क्यों रहा इस बात को समझते हैं। देखिए लैंडमार्क केशव नंदा भारती जजमेंट जो रहा है, जो आप पूरे ही पॉलिटी में इसका रेफरेंस पाओगे 1973 का, जो लाया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। तो इसके कितने साल हो गए? 50 साल हो गए सन 2023 में, इसलिए रहा ये न्यूज़ में। तो आइए थोड़ा समझते हैं केशव नंदा भारती केस 1973 को। दोस्तों, ये डील करता है एक पिटीशन से जो कि अगेंस्ट थी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड की बाय केरला गवर्नमेंट अंडर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के तहत। ये कहा कि भाई पिटीशन कह रही थी कि ये एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का अंडर आर्टिकल नंबर 25, 26 और 31 का संविधान के तहत। केस की हियरिंग हुई सबसे बड़ी बेंच के द्वारा। उस वक्त 13 जजेस की बेंच थी ये सुप्रीम कोर्ट की, जिसने इस केस की हियरिंग को किया। अब क्या हुआ कि आउटकम क्या निकल के आया वो आपको बताती हूँ। ये निकल के आया कि इसके चलते आया एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये क्या था? इसके चलते भाई ये जो इंट्रोडक्शन हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, उसमें ये हुआ कि अपहोल्ड करते हैं हम वैलिडिटी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं किसी भी या सारी ही प्रोविजन को संविधान की, और इसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड होगा। हाँ, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। ऐसा जो है उस समय जो है ये डिसीजन निकल के आया कि पार्लियामेंट के पास ये हक है। हालांकि एक बात ये कही कि जो भी ऐसा संशोधन, जैसा जो भी ऐसा अमेंडमेंट होगा वो ऑल्टर या डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करे एसेंशियल फीचर्स को या बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान के। अब पहले क्या हुआ था? इसके पहले 1967 में एक केस आया था, गोलकनाथ केस। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल नंबर 368 के तहत, वो अनलिमिटेड नहीं है, एंड जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्हें आप नहीं छीन सकते हो या उन्हें नहीं ले सकते हो बाय एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि भैया आप अमेंड भी कर सकते हो सारी प्रोविजन को या कुछ पार्ट ऑफ प्रोविजन को संविधान के अंदर, उसमें फंडामेंटल राइट भी आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है वो यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ऐसे अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज, डिस्ट्रॉय या ऑल्टर ना करें। अब दूसरी बात क्या थी? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने कहा कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये एक इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। और भी कुछ जजमेंट्स निकाली जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपहेल्ड करा 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट्स जो पावर जुडिशियल रिव्यू की कर्टेल कर रहे थे या बदलाव ला रहे थे। और ये बात कही कि जो प्रियम्बल है, अब इस बात को समझिएगा, इसमें ये भी जजमेंट में निकाला गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक हिस्सा है, इसलिए उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स जो कि पार्ट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि पूरा चैप्टर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आप गौर से समझिएगा। सबसे पहले सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। कुछ एसेंशियल फीचर्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स के और
जो सिक्योर करे गए हैं सिटीजन्स को, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर और फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और हार्मनी और बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, ये कुछ एवोल्यूशन है, कैसे कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया है पिक्चर के अंदर, ये समझ लीजिए। देखिए मैं आपको ईयर वाइज बताते चलूँगी, इजी रहेगा आपके लिए समझना। साथियों, पार्लियामेंट, देखिए 1950 में एक केस आया था, A.K. गोपालन केस। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक आप समझिए सीन क्या चल रहा है। A.K. गोपालन केस, फिर 1951 में आया शंकरी प्रसाद केस और 1965 में आया सज्जन सिंह केस। ठीक है, इन सब से में ही पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इन तीनों केस में कहा कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को जो है संविधान के यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, संशोधन ला सकते हैं, इसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है। अब कहानी आगे बढ़ी, 1967 में एक आया गोलकनाथ केस। उसमें ये कहा दो बातें, एक तो ये कि आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडिंग पावर नहीं कन्फर करता है, डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, और दूसरा ये कहा कि फंडामेंटल राइट जो हैं उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। ये बात 1967 के गोलकनाथ केस में कही गई। अब कहानी और आगे बढ़ी, 1971 आया। 1971 में दो चीज़ें यहाँ आई, एक तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कोई लॉ नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 13 के तहत, इसलिए पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकते हैं, ये बात कही गई। ठीक, और दूसरा ये कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 2 कहता है कि कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन, और सेक्शन 3 इसका कहता है कि प्रेसिडेंस ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद ये कहता है कि टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B एंड 39C। इसके साथ साथ क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के ये लिमिटेड है और पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब 1971 में ये बात हो गई। अब क्या हुआ, 1973 का जो ये केशव नंदा भारती केस आया, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसके आउटकम्स में क्या क्या निकला। प्रीएम्बल पार्ट है, पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकते हैं, क्या उस पर जो है रोक लगी जानी चाहिए, तो इस तरीके से चीज़ें सामने हमारे आई। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिटेल से समझते हैं। देखिए, ये कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं संविधान के, जिनमें आप कोई संशोधन नहीं ला सकते, छीन नहीं सकते। ठीक है, पार्लियामेंट ये सब काम नहीं कर सकते, अमेंडमेंट या एब्रोगेट नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। और यहाँ पे कोई भी मेंशन बेसिक स्ट्रक्चर का आपको संविधान के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आप कहेंगे इन सिद्धांतों का, इन डॉक्ट्रिन का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है। साथियों, सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट की पावर पे थोड़ा चेक लगाते हैं, है ना, कि भाई ज़्यादा पार्लियामेंट एकदम सारी पावर न लेके बैठ जाएं कि इनके पास सर्वे सर्वा बन जाएं, संशोधन कर करके संविधान के अंदर ये देश के लिए कोई जो है या जनता के लिए कोई नुकसान न बन जाए। दूसरी बात कि इस बात को अवगत कराता है कि जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, दैट इज भाई संविधान हमारा इस तरीके को दिखाता है कि भाई जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे वक्त में बदलाव आएगा, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि वैसे वैसे जो है वो संविधान भी अपने आप को बदलेगा ज़रूरत के हिसाब से। भाई पहले नहीं था, वहाँ की उस संविधान की भी फंडामेंटल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करने का काम है संविधान का, और वक्त के साथ साथ उसमें आप बदलाव भी ला सकते हैं और अच्छे से लेके चल सकते हैं जो सिटीजन्स के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो ये बात इंश्योर कराना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि लेड डाउन सेवरल प्रिंसिपल दैट हैव बिकम द बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन इंडिया, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक बेस रहे इस संवैधानिक लॉ का, तो इस बात को ध्यान रखना, इस डॉक्ट्रिन की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। अच्छा, इस बात को इंश्योर कराना कि फेडरल स्ट्रक्चर संविधान का जो है ये अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। भाई ऑब्वियस सी बात है,
यूनिटरी पावर नहीं है, हम फेडरल हैं, ठीक है, सेंटर है और स्टेट्स हैं, सब में पावर अपने अपने हिसाब से दी गई हैं, तो इस बात को कोई ना छीन सके, ताकि सबको आज़ादी रहे और देश आसानी से चल सके। उसके अलावा शेप करता है जुडिशरी की अप्रोच को टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये बात आप समझ गए इतनी जो मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बेसिक स्ट्रक्चर के तहत, इसको डिटेल से समझते हैं। न्यूज़ में यूँ रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्या हुआ है समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। आइए न्यूज़ के बारे में और बात जानते हैं। इसने ये भी हाईलाइट करा कुछ और प्रिंसिपल्स को, जैसे कि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन और दूसरे सर्विस कंडीशन जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हाई कोर्ट्स के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, जो ऑफिसर्स होंगे जुडिशरी के इनको सेपरेटली ट्रीट करा जाएगा स्टाफ से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग के। तीसरा, यूनिफाइड जुडिशरी, सर्विस कंडीशन जो जजेस की हैं सेम पोस्ट के लिए ये इक्विवेलेंट होंगी अक्रॉस स्टेट्स। तो ये कुछ और न्यूज़ थी। आइए लोअर जुडिशरी को थोड़ा समझते हैं। देखिए हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट आते हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होती है सिविल साइड और एक होती है क्रिमिनल साइड। सिविल साइड के अंदर सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट आता है और उसके अंदर मुंसिफ्स कोर्ट आता है। वही जगह क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आता है। समझ गए इस बात को। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में आपको बात बताऊं तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, नोमेनकल्चर जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी का है ये लेट डाउन कराया जाता है बाय स्टेट्स। इसलिए ये थोड़ा सा अलग आपको दिखेंगे बाय स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम स्टेट टू हर स्टेट में अलग अलग थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ब्रॉडली 3 टीयर्स जो होते हैं हाई कोर्ट के जो मैंने अभी आपको बताए उनमें कुछ कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग स्टेट में। अब देखिए अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का होता है ये गवर्नर करते हैं स्टेट के और इसमें कंसल्ट करते हैं वो हाई कोर्ट के साथ में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370 के बारे में। अभी एक पिक्चर भी इस पर आई थी तो आपने हो सकता हो देखी हो, काफ़ी डिटेल्स उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। अब देखिए न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की इसने रिसेंटली अपहेल्ड करा वैलिडिटी यूनियन गवर्नमेंट के 2019 के इस डिसीजन को कि हम भैया स्पेशल स्टेटस ख़त्म करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भैया एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, वैलिडिटी इसकी बरकरार रखी। न्यूज़ के बारे में समझिए। 5 अगस्त 2019 की बात है जब इंडिया के प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट करा एक ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ये ऑर्डर ये कहता था कि जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये एप्लीकेबल होंगी स्टेट के अंदर। पार्लियामेंट ने लेकर आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को भी, जिसने स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया 2 हिस्सों में, 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पिटिशनर ने चैलेंज करा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इन सारे एक्शंस को यूनियन के, है ना, पिटीशन डाली गई कि भैया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ये है वो है, इस बात पे एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जजमेंट में ये निकला कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है अगस्त 2019 के वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रिटेन नहीं करता किसी भी एलिमेंट ऑफ सोवेनिटी को आफ्टर इट सीडेड टू इंडिया इन 1947, ठीक है। इंडिया में है ही है तो जो है सीडेड टू इंडिया, मतलब बेसिकली इंडिया में जब आ गया तो काहे के लिए इंडिविजुअली वो रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 370 ये एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट से जो है निकाला गया है। क्यों? पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से एक नई स्टेट को बना सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को सेपरेट करके किसी भी स्टेट से, या फिर 2 से अधिक स्टेट को या कुछ पार्ट ऑफ स्टेट को एक साथ मिला के यूनाइट कर सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को टू अ पार्ट ऑफ स्टेट, एनी स्टेट। तो ये पार्लियामेंट के पास हक होता है, लॉ के माध्यम से किया जा सकता है। और
अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 से लेके जो आर्टिकल नंबर 3 तक एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें वर्ड जो स्टेट दिया है, आप पढ़ेंगे पॉलिटी तो आपको समझ आएगा। मेरी सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको 7th एडिशन लेटेस्ट मिल जाएगा लक्ष्मीकांत का। उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 से 3 जो है उसमें वर्ड स्टेट का यूज़ करा गया है। आर्टिकल 3A में इसमें यूनियन टेरिटरी आती है, और इस जजमेंट पे रिलाई करके इन द SR बॉम्बाई केस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्शन है प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी ये ओपन है टू जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए भी। अब आर्टिकल 370 एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बात क्या है, अक्टूबर 1947 की बात है, जब महाराजा हरि सिंह जो कि आखिरी रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा था। उसके माध्यम से इन्होंने यह अग्री करा था कि हम अपनी स्टेट को डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ मिला लेंगे। और टेम्परेरी प्रोविजन जो थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसमें बात ये थी कि संविधान के अंदर आर्टिकल 370 को डाला गया था, जो कि पार्ट 21 के अंदर था, जिसमें टाइटल था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। आर्टिकल 370 की बात करें तो उसे कहता था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अलावा पार्लियामेंट को स्टेट की सरकार की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई भी दूसरे तरह का लॉ यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट को लागू करना है स्टेट के अंदर। इसके ही चलते आर्टिकल 35A भी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था। इसने ये कहा है ना, इसने ये निकल के आया था आर्टिकल 370 से, और ये पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को कि आप डिफाइन करेंगे कि कौन होते हैं परमानेंट रेजिडेंट स्टेट के, इनके स्पेशल राइट्स क्या हैं और प्रिविलेजेस क्या हैं। आइए आर्टिकल नंबर 3 आपको समझाती हूँ। ये पार्लियामेंट को ये बात प्रोवाइड करता है कि आप लॉ के माध्यम से कोई नई स्टेट बना सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो एरियाज, बाउंड्रीज या नाम किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का। पहली जो प्रोविजन रही आर्टिकल स्टेट्स को लेके, दैट बिल फॉर अबव लॉ, देखिए कि मतलब इसके लिए क्या होगा, अगर लाना है तो आपको बिल लाना होगा इस लॉ को लाने को लेके। इस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और इसमें जो है रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की। अगर बिल किसी ऐसे एरिया, बाउंड्री या नेम ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इस बिल को रिफर करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर को उनके व्यूज़ लेने के लिए। तो ये तो कहानी हो गई। तो आर्टिकल 370 को लेके ये खबर न्यूज़ में रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा, आइए समझाती हूँ। साथियों, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने असेंट पाली प्रेसिडेंट की। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये एक्ट क्या है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज NCCSA, ये इसने एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्रिएट करा है, मतलब इट क्रिएट्स अ न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी NCCSA। ये एक नई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाता है NCCSA की, जो रिकमेंडेशन देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पोस्टिंग, विजिलेंस और दूसरे इंसिडेंटल मैटर्स के लिए। NCCSA ये डिसाइड करेगी मैटर्स को मेजॉरिटी बेसिस पे, वोट्स के मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे, वोट कर रहे होंगे उनके बेसिस पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी दोनों ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को। पावर्स क्या है इन लेफ्टिनेंट गवर्नर की, देखिए मैटर्स जहाँ पे LG जो हैं वो एक्ट करते हैं सोलली अपनी मर्जी से। वो मैटर्स की बात करें तो वो मैटर्स जो कि आउटसाइड हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, बट विच हैव बीन, जो मतलब जो डेलीगेट करे गए हों, दिए गए हों LG को, उन सब पे इनकी खुद की मर्जी चलती है। दूसरे ऐसे मैटर्स जहाँ पे इनको ये रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि आप एक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या कोई भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को आप निभा सकते हैं। प्रेमिसी क्या है LG की, देखिए इट एक्सपैंड द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द LG, इनको पावर दे के कि आप अप्रूव कर सकते हैं रिकमेंडेशंस NCCSA की, या रिटर्न कर सकते हैं उसको फॉर रिकन्सिडरेशन। अब LG का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा अगर मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है उनके और अथॉरिटी के बीच में। तो अच्छा, जो मैं बहुत देर से NCCSA बता रही हूँ, इसमें कौन कौन होगा ये समझ लीजिएगा। इसमें चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, वो चेयरपर्सन होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के, वो मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे होंगे, और एक जो है चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट के होंगे मेंबर के तौर पे।
अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। अब देखिए, डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर्स। देखिए, कुछ ऐसे मैटर्स को सबमिट करा जाए टू दी एलजी बाय मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी। कैसे? उनकी ओपिनियन के लिए, प्रायर टू द इशू ऑफ एनी ऑर्डर, है ना, कोई भी ऑर्डर इशू करने से पहले इनके सामने रखा जाएगा। इसके अंदर वो सारे प्रपोजल्स आएंगे जो अफेक्ट करते हो पीस या ट्रैंक्विलिटी को दिल्ली की, रिलेशंस दिल्ली गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के बीच, संबंध करना, प्रोरोगेशन करना या डिसोल्यूशन करना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, मैटर्स जिस पे एलजी जो है उनको इस गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिशन, मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने ऑर्डर दे दिया हो। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे मैटर्स एलजी के सामने सबमिट करे जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी, उनकी ओपिनियन के लिए। अब यहाँ पे देखिए, गवर्नेंस मॉडल क्या है दिल्ली एनसीटी का, थोड़ा समझते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन एज अ यूनियन टेरिटरी। देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उसके तहत दिल्ली को क्लासिफाई करा गया था एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे, जिसे गवर्न करा गया आर्टिकल नंबर 239 के तहत संविधान के। याद रखिएगा, 239 के तहत ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज ये डायरेक्टली गवर्न करी जाएंगी बाय प्रेसिडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से, जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्पेशल स्टेटस की बात करूं तो रिकमेंडेशन दी गई एल बालाकृष्णन कमेटी के द्वारा, जो कि 69th भाई उनकी रिकमेंडेशन पे बेस करके 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 का, जिसने स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को और उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया। इसने एक आर्टिकल नंबर 239 AA डाला संविधान के अंदर और दिल्ली को एक यूटी बनाया जिसमें लेजिस्लेचर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर को डेजिग्नेट करा गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे दिल्ली के, कि भैया वो सारा काम करेंगे और इसमें ये एड और एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दिल्ली के। पावर्स की बात करें, दिल्ली लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, तो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं उन सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्शन क्या है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का। साथ में पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकते हैं उन सारे मैटर्स पे स्टेट के अंदर और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी रिलेटेड है दिल्ली से। अब GNCTD एक्ट की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ये यहाँ पे ले डाउन करता है फ्रेमवर्क को, किसकी, फंक्शनिंग की दिल्ली असेंबली की और दिल्ली गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे थोड़ा सा एवोल्यूशन टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट का कैसे कैसे आया। तो दिल्ली ने यहाँ पे एक पार्ट सी स्टेट के तौर पे दिल्ली को बनाया गया 1951 में। 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया जिसमें इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिल्ली जो है के तहत दिल्ली बन गई एक यूनियन टेरिटरी। 1966 में दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया जिसने प्रोवाइड करा एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को दिल्ली के अंदर। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और GNCTD एक्ट 1991 का पास किया गया। 2021 में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया। तो ये कुछ कहानी है यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन का। न्यूज़ में क्यों रहा है समझिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने वाइल सेटिंग असाइड ए डिटेंशन ऑर्डर ये बात को ऑब्जर्व करा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं ये कॉलोनियल लीगेसी को दिखाते हैं एंड इनको सिर्फ तभी यूज़ करा जाए जब बहुत मजबूरी हो, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूज़ करा जाए। तो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। साथियों, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेते, मतलब अपने पास रख लिया गया अलग, बिना ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के कन्वेंशन के, सिर्फ इस बेसिस पे रखा गया कि भैया जो है ये व्यक्ति क्या है कि कुछ खतरा पैदा कर सकता है समाज के लिए, है ना, ये पब्लिक ऑर्डर में कुछ खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए इसे डिटेन कर दिया गया। ये प्रपोज करता है कि भाई किस लिए कि एक इंसान को रोका जाए फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अभी उसने कोई ऑफेंस उसने व्यक्ति ने किया नहीं है, बट ऐसा है कि ये कर सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ओकेशन है और भाई हमको लगता है कि ये कोई डेंजरस एक्ट ना कर दे, इसलिए इसको पहले ही डिटेन कर दो। ठीक है। अब
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) ये अवेलेबल नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को जिसे अरेस्ट करा जाता है या डिटेन करा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत, मतलब आर्टिकल 22 पार्ट 3 के तहत। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का फॉर रीजंस जो भी कनेक्टेड हों डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से। दोनों ही पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं रीजंस से जो भी कनेक्टेड हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज से। बहुत सारे लॉज जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट वगैरह ये परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को। आइए इन दोनों में थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रिलेटेड हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या रही हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारा आर्टिकल नंबर 22 पार्ट 1 कहता है कि कोई भी इंसान को आप डिटेन नहीं कर सकते कस्टडी में बिना इन्फॉर्म करे कि भाई उसको क्यों अरेस्ट करा गया है ना, मतलब आपको बताना पड़ेगा आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। ना ही उनका जो राइट है कंसल्ट करने का या अपने लीगल प्रैक्टिशनर जो उनके हैं वो उनको डिफेंड करें, ये हक उनका आप नहीं छीन सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, उसमें क्या हुआ कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस था। इसमें कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दे दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को, कहा कि भैया आप जो है कर सकते हो। अच्छा ठीक है, फिलहाल हम तीनों आर्टिकल पहले बता दें फिर हम इधर आएंगे। तो आर्टिकल 22(1) समझ गए। फिर आर्टिकल नंबर 22(2) ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जिसे अरेस्ट करा जाता है या डिटेन करा जाता है कस्टडी में, इसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर, अरेस्ट करने के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। और आर्टिकल नंबर 22 पार्ट 3 ये कहता है कि ये दोनों जो क्लॉज हैं ये अप्लाई नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति पे जिन्हें डिटेन करा गया है इन अकॉर्डेंस टू अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आई होप आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से। अब इधर तो मैंने बताया कि क्या निकली हैं, इन्होंने भाई 1950 का ये केस मंजूरी देता है। फिर आया शिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट रूम है ये कोई कॉम्पिटेंट नहीं है टू इंक्वायर इनटू रियलिटी या कोई भी केस ऑफ फैक्ट को लेके जो कि इस डिटेनमेंट के ग्राउंड से रिलेटेड है। और फिर आया शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में कोर्ट ने कहा कि कभी कभी स्टेट जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकती है टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फिलहाल आप ये चीज़ें 3 समझे थे, 22 थर्ड तक समझे थे कि डिटेन प्रिवेंशन डिटेंशन में ये 22 पार्ट 1 और 2 जो है वो नहीं लागू होगा। फिर आया आर्टिकल 22 पार्ट 4, ये कहता है कि कोई भी इंसान जो है नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। किसी भी व्यक्ति को आप डिटेन 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते हो अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड इस बात को कंफर्म करे कि ये वजह है हमारे पास इसके डिटेंशन को कंटिन्यू रखने की। उसके बाद आर्टिकल 22 पार्ट 7 ये कहता है कि एक इंसान जो है एक पर्सन कैन बी प्रिवेंटली डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो बिना ओपिनियन लिए किसी एडवाइजरी बोर्ड की, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ ले आए जो लॉ ये कहे कि मैक्सिमम पीरियड ऐसे डिटेंशन का ये रहेगा। मान लो अभी बदलाव हो और क्या ऐसे लॉ ये बताता हो कि सर्कमस्टेंसेस क्या रहेंगे, किन क्लास ऑफ पर्सन्स को या क्लासेस ऑफ केसेस को जो है ऐसे लॉ अप्लाई करेगा। तो अब अगर मान लीजिए लॉ में बदलाव हो जाएगा तो यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के अलावा भी उसको डिटेन किया जा सकता है। तो ये हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की पूरी कहानी सुनी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है पर्सनैलिटी राइट्स। न्यूज़ में क्यों रहा थोड़ा समझिए। रिसेंटली दिल्ली के हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांट किया एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की पर्सनैलिटी राइट्स को फ्रॉम मिसयूज बाय द थर्ड पार्टीज। आइए समझते हैं कि ये पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं। साथियों, पर्सनैलिटी राइट्स एक ऐसे राइट हो गए किसी व्यक्ति के जिसके माध्यम से वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करता या करती है अंडर द राइट टू प्राइवेसी या प्रॉपर्टी के तहत। इसके अंदर उसका नाम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस या कोई भी तरह का फीचर जो ईजिली आइडेंटिफाई करा जाता है एज मार्कर्स ऑफ पर्सनैलिटी, उससे प्रोटेक्ट किया जाएगा।
पर्सनालिटी राइट्स इंडिया के अंदर क्या है थोड़ा समझते हैं साथियों। पर्सनालिटी राइट्स या उनका प्रोटेक्शन ये एक्सप्रेसली मेंशन तो नहीं करा गया किसी भी एक्ट में इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे ट्रेस करा जाता है टू फॉल अंडर द, ये कहते हैं कि ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आता है। अब दो कंपोनेंट इस पर्सनालिटी राइट्स के जो हैं उसको समझाती हूँ। एक है राइट टू पब्लिसिटी। इसमें क्या है कि आपके पास हक है कि आप अपनी इमेज को या अपनी इच्छाएं जो आपको पसंद है, लाइकनेस को, ये कमर्शियली एक्सप्लॉइट होने से रोक सकते हो बिना परमिशन। ठीक है, यहाँ समझिए, राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड विदाउट परमिशन। आपके पास ये हक है। इसे गवर्न करा जाता है बाय स्टैट्यूट, जैसे कि कुछ एक्ट्स हैं, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का और कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। दूसरा राइट टू पब्लिसिटी समझ गए, और राइट टू प्राइवेसी है। इसमें क्या है कि आपके पास राइट है टू नॉट हैव वंस पर्सनालिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। ठीक है, एक इंसान की पर्सनालिटी को आप रिप्रेजेंट पब्लिकली बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकते। ये ब्रॉडली गवर्न करा जाता है आर्टिकल नंबर 21 के तहत संविधान के, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रहा था इसमें, जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी जो रिटायर हैं उनके केस 2018 के। अब देखिए पोस्ट थॉमस पर्सनालिटी राइट, मरणों उपरांत क्या है चीज़ें समझते हैं। तो देखिए एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज तरीके से अगर यूज़ हो रहा है कुछ डिग्नेटरीज के नाम का या सिंबल्स का जो कि लिस्टेड है शेड्यूल के अंदर। और आईपीसी कहता है कि अगर नेगेटिव रेफरेंस या कोई डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन है ना, ये करी जाती है किसी भी व्यक्ति के रेपुटेशन पे जो अब जीवित नहीं है या उनकी फैमिली पे, तो एक डिफेमेशन सूट फाइल करा जा सकता है अंडर द आईपीसी। आइए पर्सनालिटी राइट्स को समझते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी नहीं है प्रोटेक्ट करने को लेके पर्सनालिटी राइट्स को आज तक। हालांकि कुछ पब्लिसिटी राइट्स को जरूर निकाला गया है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन से, जैसे कि रोम कन्वेंशन 1961 के तहत ये प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मर्स के राइट को, फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स के राइट को और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 ये सिक्योर करता है सर्टेन राइट्स को ऑफ द फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स, लाइव परफॉर्मर्स एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स। विपो परफॉर्मर्स एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी ये प्रोटेक्ट करता है राइट्स को परफॉर्मर्स के और फोनोग्राम प्रोड्यूसर्स के, खासकर डिजिटल एनवायरनमेंट में। तो ये हमने पूरा कुछ एक सेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है इसका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई कैसा लगा आपको ये। अच्छा, इसको अभी एक ये सेक्शन और कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हमने वो कर ही लिया था। जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगा यहाँ पे इनका। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, इसी को ही कॉन्टिन्यूएशन है थोड़ा सा, उसके बाद हम ये लेक्चर ओवर करेंगे। देखिए यहाँ पे दो डिवीजन यहाँ दिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है पर्सनालिटी राइट्स रिलेटेड समझते हैं। आर्टिकल नंबर 21 जो है, ठीक है, राइट टू लाइफ, ये कहता है कि कोई भी इंसान नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ है आपके पास, अब खुद की आज़ादी है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और दूसरा आर्टिकल नंबर 300A जो कहता है राइट टू प्रॉपर्टी आपको देता है, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से संविधान के अंदर डाला गया था। ये कहता है कि कोई भी इंसान को आप उसकी प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हो। ठीक है ना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अच्छा, कुछ यहाँ पे दो जजमेंट रहे हैं, उसके रिलेटेड आप समझ लीजिए। एक रहा दीपा जयकुमार वर्सेस अल विजय केस 2019 का। उसमें मद्रास के हाई कोर्ट ने कहा कि पर्सनालिटी राइट्स सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर अ डेथ, मतलब पर्सनालिटी राइट जो है, एक पर्सनालिटी की डेथ हो गई तो उसके बाद खत्म हो जाएंगे एंड लीगल हेयर्स को ये राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश्वरा क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ओर्स केस 2021 का। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यूज़ करके दूसरे की इमेज को और मोस्ट स्पेशली एक प्राइवेट इमेज को बिना कंसेंट के, ये एक इलीगल बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम हेट स्पीच को समझेंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में समझेंगे। अभी फ़िलहाल कैसा लगा मुझे बताइए। फ़िलहाल एक मेरा इनिशिएटिव है वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम से, आप इसके रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो पूरे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।